उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेताओं का भी पलायन हो रहा है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। तमाम बड़े नेता हैं जो अपने दलों को छोड़ के दूसरे दलों में गए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी से भी कई लोग निकल के दूसरे दलों में गए। लेकिन जितना भूकंप देखने को मिला है, जितना तूफान देखने को मिला है, स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने से इतना कहीं पे देखने को नहीं मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्हीं ने भी कोशिश की, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं जा रहे हैं। हम ये स्वामी प्रसाद मौर्य से ही जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से नाराजगी शुरू होती है उनके और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान। स्वामी जी, आप 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर थे योगी आदित्यनाथ सरकार में, कहाँ से नाराजगी शुरू होती है? भारतीय जनता पार्टी ने जिन दलितों और पिछड़ों के बलबूते पर पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, 14 साल का वनवास भी खत्म हुआ, सत्ता में आने के बाद वही भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण अधिकारों का हनन होने लगा। आरक्षण व्यवस्था को अगर की तरह निगलने लगे। आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करना कर दिया, सुनिश्चित करना शुरू किया। और यहाँ तक कि मनमाने तरीके से अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करना, पीजीआई में 54 पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों के बैकलॉग भर्ती के नाम पर एक वर्ग जात विशेष के लोगों को जब संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत भर्ती करने का गंदा खेल खेलना, वहीं पर बिना विज्ञापन निकाले, बिना आवेदन पत्र मांगे एक लाइन का प्रस्ताव लाकर कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी चूंकि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके पदों को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। इस प्रस्ताव का कैबिनेट में मैंने कड़ा विरोध किया। मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई, अपर मुख्य सचिव को डांट भी पिलाई, लेकिन प्रस्ताव स्थगित नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि उसी प्रस्ताव के आधार पर लगातार 7 महीने से उत्तर प्रदेश के सभी चिकित्सा विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में एक वर्ग जात विशेष के लोगों की भर्ती हो रही है। और सरकार का रवैया अंधा बाटे रेवड़ी, अपन अपन का दे, स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही दुखद है कि भारतीय संविधान की रक्षा करने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है, उसी भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय संविधान को मटिया मेट करने की कोशिश की है, उसकी व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, दलितों और पिछड़ों के हक को मारने की कोशिश की है। तो स्वाभाविक रूप से ये मेरे गुस्सा का आधार रहा है, और जिसके नाते भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की नीयत से मैंने मंत्रिमंडल से केवल इस्तीफा ही नहीं दिया, बल्कि लाखों लाख जनाधार के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का भी संकल्प लिया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का भी फैसला किया है। स्वामी जी, ये जो 69,000 नौकरियों की आपने बात की, इसका आंदोलन तो काफी पहले शुरू हो गया था, लेकिन आपका इस्तीफा जो होता है वो चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आता है। क्योंकि कार्यवाही लंबित थी। पीड़ितों के प्रतिवेदन पर पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, ऐसी संवैधानिक संस्था पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने उसका परीक्षण किया
परीक्षणोपरांत टिप्पणी लिखी, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी किया और पेशावर के पत्र में इस बात को कहा गया कि क्योंकि परीक्षणोपरांत अवगत हुआ हूं कि 19,000 आरक्षित पदों पर अनारक्षित वर्ग के लोगों की तैनाती कर दी गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। अतः माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए पुनर्विचार कर आरक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के लोगों की ही तैनाती सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये 10 महीने से लगातार रद्दी की टोकरी में पड़ी रही, कई बार मौखिक बात भी किया, पत्राचार भी किया और यहां तक कि और भी कुछ मंत्रियों ने अनुरोध किया कि शिक्षकों की भर्ती में जो अनियमितता हुई है उस पर सुधार करते हुए आरक्षित वर्ग के लोगों की तैनाती सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यहां तक कि हमारे मंत्रिमंडल के कई मंत्री साथ दिए यहां और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये कहा, हाँ कर लेंगे, ये आश्वासन तो मुख्यमंत्री देते रहे लेकिन किया नहीं। अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया, सूचना जारी होने के करीब आ गई, तब मुख्यमंत्री ने 3 लोगों की कमेटी बनाई, स्क्रीनिंग कमेटी। स्क्रीनिंग कमेटी ने रिपोर्ट दिया, कहा 19,000 नहीं 6,000 पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की तैनाती कर दी गई है, जो आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए पद निश्चित था, आरक्षित वर्ग के लोगों को होना था, नहीं हुआ, इसलिए यह अनियमितता हुई है, इस पे पुनः विचार करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कि हम इन 6,000 पदों की भर्ती करेंगे। घोषणा करने के बावजूद भी नहीं एक पद की भर्ती की, तो स्वाभाविक रूप से उचित अवसर पर हमने हथौड़ा चटकाया है और ये मेरा जो हथौड़े का वार है ये आर पार की लड़ाई करेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का रास्ता भी प्रशस्त करेगा। 2014 के बाद से देखा गया है कि ओबीसी समाज जो है बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। तब से जब से नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं उस वक्त से, और उसके बाद से 14 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 17 जीता, 19 जीता। अब ओबीसी को आप वापस कैसे लेके आएंगे? देखिए, जिस प्रकार से वहां गया था उसी स्पीड में, बल्कि उससे दूनी स्पीड में वो समाजवादी पार्टी में आ रहा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता साल में 1-2 बार कभी सड़क पर निकलते थे, आज घर घर और गांव गांव पर्चा बांटते नजर आ रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि केशव प्रसाद मौर्य ने कोशिश करी थी कि आपको एक बार मनाया जाए, आप पार्टी में वापस आ जाए, क्या उनसे कोई बात हुई? देखिए, मैं राजनीतिक फैसला किसी से पूछ नहीं करता हूं। केशव प्रसाद मौर्य जी अभी राजनीति में दूध में बच्चे हैं और आरएसएस के रटू टोटा है। आरएसएस जितना पढ़ाता है उतना केशव प्रसाद मौर्य जी बोलते हैं। ना उनकी कोई राजनीतिक जमीन है, ना कोई राजनीतिक सोच है। इसलिए मैं अगर इस्तीफा दिया हूं तो दलितों और पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ दिया हूं। आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती के विरोध में किया हूं। भारतीय संविधान की व्यवस्था को जो खत्म करने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही उसके खिलाफ दिया हूं। इसलिए हम इतना बड़ा निर्णय किसी कहने से बदल देंगे? और टेलीफोन तो सभी क्या है, केशव प्रसाद जी को केवल ट्विटर चला, बहुत के लोग टेलीफोन आए, मैं इस्तीफा देने के बाद किसी का टेलीफोन तक भी नहीं रिसीव किया। बात करना तो बहुत दूर की बात है। एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि
कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हिंदुत्व का नैरेटिव बना रही है। अयोध्या में मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेना चाहती है। मथुरा का मुद्दा भी उठाया गया और उसको बल देने में केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा हाथ था। उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का क्रेडिट। ऐसे में ये जो हिंदू का नैरेटिव, हिंदुत्व का जो नैरेटिव है, इसको किस तरह से तोड़ेंगे आप? देखिए, हिंदू का नैरेटिव तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद तोड़ दिया। अगर ये हिंदू की दुहाई देते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 25% अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग क्या हिंदू नहीं है? 54% पिछड़े वर्ग के लोग क्या हिंदू नहीं है? और अगर ये 80-82% लोग हिंदू नहीं है तो हिंदू है कौन? मुश्किल से वही मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग या दिनेश शर्मा जी की बिरादरी के लोग, केवल यही तो हिंदू। अगर हिंदू की परिभाषा इनकी केवल 2 बिरादरी की है, केवल चंद ऊंची जातियों की है, तो स्वाभाविक रूप से ये इनकी गंदी सोच की प्रतीक है और जिसका खुलासा उत्तर प्रदेश में हो चुका है। और यही कारण है कि आज इनका 80-20 का नारा मटिया मेट हो गया, क्योंकि अगर ये 80-20 का नारा देते हैं तो उस पर मेरा नारा जो मैंने दिया कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है, स्वाभाविक रूप से वो भारी पड़ेगा, क्योंकि 80 से बड़ा 85 होता है और 85 का जटबंडा चलेगा तो 80-20 का नारा अपने आप जमींदोज हो जाएगा। हम आपसे एक सवाल ये ज़रूर करना चाहेंगे कि आप एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर थे यूपी में और आपने अपने इस्तीफे में लिखा कि आपने एम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस की वजह से, आपने बेरोजगारी की वजह से इस्तीफा दिया। और सरकार ने अभी तमाम प्रचार किया है यूपी में बड़ी बड़ी होल्डिंग्स, पोस्टर, बैनर्स देखे गए सड़क के ऊपर, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार देखे गए नौकरी देने के। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि 4.5 लाख नौकरियां हमने दी। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहां तक रही बात सेवायोजन विभाग, वो निजी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट देता, सरकारी क्षेत्रों में नहीं। सरकारी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सरकार के अधीन बहुत से आयोग हैं, बोर्ड हैं, निगम हैं। कहीं लोक सेवा आयोग है, कहीं पुलिस भर्ती बोर्ड है, कहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, कहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, कहीं उच्च शिक्षा आयोग है। तो भिन्न भिन्न आयोग और बोर्ड बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से 3 लाख, 4 लाख 5 साल में नौकरी देना ये क्या बहुत बड़ी चीज है क्या? 75 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर 4-4.5 लोगों को नौकरी दे करके अपनी छाती पीट रही है तो उसको मुबारक हो, जनता उसको सबक सिखाएगी। अभी 3 दिन पहले पूरे प्रदेश में जिस तरीके से रेलवे की परीक्षा में लाठियां चली हैं, इलाहाबाद में हॉस्टल का दरवाजा तोड़ तोड़ करके छात्रों की पिटाई की गई है, क्या इसको प्रदेश और देश नहीं देख रहा है? इसलिए नौकरियां तो मिली नहीं, उल्टा नौजवानों पर लाठियां भाजी गई। तो इसलिए सरकार का जो बदनुमा चेहरा है वो जनता के सामने आ गया है। वादा करेंगे सबका साथ सबका विकास, अगलत नीतियों से कर देंगे सबका विनाश। तो सबका विनाश करने के लिए भाजपा सरकार नहीं बनाई गई थी और इसीलिए आज सभी मुद्दे पर ये बेनकाब हो गए हैं, नंगे हो गए हैं। और रही बात, आप मंदिर की बात करते हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट बना है वो सरकारी ट्रस्ट है, भारत सरकार के देख रेख में ट्रस्ट बना है। कुल उसमें 16 सदस्य हैं जिनको सारी सरकारी सुविधा मिलती है, उनका आना जाना खाना पीना सब कुछ सरकारी होता है। और 16 में एक को छोड़कर शेष सभी 15 एक वर्ग जाति विशेष के हैं। क्या हिंदू वही एक वर्ग जाति विशेष के हैं? बैकवर्ड नहीं होता।
दलित नहीं आता, आदिवासी नहीं आता। अगर बैकवर्ड नहीं आता, दलित नहीं आता, आदिवासी नहीं आता, तो हिंदू का मतलब क्या है? केवल 2 बिरादरी, केवल टीबी तक सीमित रहेंगे। इसलिए आज भाजपा सरकार ने जो किया है उससे इनके पाप का घड़ा भर गया है। अब घड़ा फूटने की बारी है। भाजपा को बाहर जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। आपने अभी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य वही कहते हैं जो आरएसएस उनको बताती है। अभी आपने एक इंटरव्यू में ये भी बात कही थी कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ आरएसएस का एजेंडा लागू करवाना है। आप सरकार में रहे, आपने करीब से देखा, क्या एजेंडा लागू कराना चाहती है आरएसएस? देखिए, अपने आप स्पष्ट है। संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण व्यवस्था को अजगर की तरह निगलना एक आरएसएस की सोच है। आरक्षित पदों पर मनचाहे तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों को तैनाती पत्र देना ये आरएसएस का एजेंडा है। बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना विज्ञापन लिए और बिना आवेदन पत्र मांगे एक लाइन का प्रस्ताव ला करके, क्योंकि अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इनके पदों को सामान्य रूप से भर लिया जाए और प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में, सभी मेडिकल कॉलेजों में एक वर्ग जात विशेष के लोगों की भर्ती करना, ये आरएसएस का एजेंडा है। सभी सरकारी संस्थानों को बारी बारी से निजी हाथों में देना, जिससे कि आरक्षण व्यवस्था लागू करना पड़े, ये आरएसएस का एजेंडा है। और यही कारण है कि अगर आरएसएस के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी ने लागू करके अपने काले कारनामों को उजागर कर दिया है, तो अब इनको तैयार रहना चाहिए। अब जनता का एजेंडा है भाजपा को वनवास भेजने का, भाजपा को सरकार से हटाने का। समय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने तकरीबन 15 कैंडिडेट लड़वाए थे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे। सपा के साथ कितने कैंडिडेट थे? देखिए, कौन लड़ता कौन नहीं लड़ता है, ये तो उसकी अपने कर्मठता, राजनीतिक संघर्ष, विजयी होने का सुनिश्चित होना, उस पर तय होता है। आज मकसद हमारा समाजवादी पार्टी सरकार बनाना है और भाजपा को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाना है। टिकट किसको मिलता, किसको नहीं मिलता, 1 को मिलता है या 50 को मिलता या किसी को नहीं मिलता, माने वो नहीं है। माने है उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के शोषण से मुक्त करना। अभी आपने आरआरबी, एनटीपीसी की परीक्षाओं की बात करी। कल हम छात्रों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें विपक्ष से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, ये सही है कि इसमें निर्वाचन आयोग का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ रहा है। चाहते हुए खुल के हम उनके समर्थन में नहीं आ सकते, लेकिन हम सभी मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक के मामले से हम उन बेरोजगार नौजवानों का, छात्रों का समर्थन कर रहे हैं जिन लोगों ने पुलिसिया जनजातीय अत्याचार के शिकार हुए हैं और नौकरियां तो नहीं मिली बल्कि पुलिस की लाठियां उन पर भाजी गई हैं। उनके प्रति हमारी शानभूत है, क्योंकि उस छात्रावास में रहने वाले या यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे वो हम सबके हैं, हम सबके परिवारों से जाते हैं। उनकी न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है। उस हॉस्टल में ऊंची जात के भी, पिछड़ी जात के भी, अनुसूचित जात के भी, अनुसूचित जनजात के भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, सभी पढ़ते लिखते हैं और सभी इससे पीड़ित हुए हैं। इसलिए उन सबके प्रति हमारी सद्भावना है, शानभूत है और सपा की सरकार बनने के बाद स्वाभाविक रूप से उनके साथ पूरा का पूरा न्याय होगा। आपके समाजवादी पार्टी में जाने से आप क्या समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं? देखिए,
आप लोग स्वयं देखते भी होंगे, उसको रियलाइज भी करते होंगे। समाजवादी पार्टी का जनाधार गुणात्मक ढंग से तेजी के साथ आगे बढ़ा है। तेजी से साइकिल चल रही है, तेजी की रफ्तार 2 गुनी 3 गुनी हो रही है। सपा की सरकार बनने जा रही है, भाजपा की विदाई हो रही है। जनता ने ठान लिया है समाजवादी पार्टी सरकार बनाना है। जनता ने ठान लिया है भारतीय जनता पार्टी को फिर से वनवास भेजना है। एक आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि कहा जा रहा था, बहुत दिनों से विपक्ष का आरोप था कि ईडी जो है, जो सीबीआई है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये सारी एजेंसीज जो हैं ये केंद्र के इशारे पे चल रही हैं, यानी केंद्र सरकार के इशारे पे चल रही हैं। ऐसे में जैसे ही आपने पार्टी छोड़ी वैसे ही आपके विरुद्ध भी वारंट आ जाता है। मामला 2014 का है और 2022 में वैसे ही वारंट आ जाता है। किस तरीके से देखिए, मैं संघर्षों से निकला हुआ नेता हूँ। मेरा 42 साल तक सड़क का संघर्ष मेरे साथ है। गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों की लड़ाई हमारी सदैव प्राथमिकता रही है। जब भी इनके साथ तलफी हुई है तब मैं अन्याय के खिलाफ पहाड़ जैसा सामने खड़ा हुआ हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एफआईआर नहीं बल्कि सैकड़ों एफआईआर करा करके भी ये हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकते हैं। मैंने ठान लिया है कि भाजपा को यूपी के सत्ता से बाहर करना है तो करके दिखाऊंगा। 10 मार्च का परिणाम आपके सामने आएगा तो उस समय सपा की सरकार बनती नजर आएगी और भाजपा की विदाई होती नजर आएगी।